नमस्कार। विमर्श के आज के अंक में आपका स्वागत है। सोचिए, शतरंज के बिसात पर एक खिलाड़ी ऐसी चाल चलता है जिससे उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी तो नहीं, लेकिन उसका अपना मोहरा अचानक पूरी बिसात की लाइमलाइट में आ जाता है। वंदे मातरम न गाने का रेजोल्यूशन पास करके बैकफुट पर आई कांग्रेस को शायद दिल्ली पुलिस ने वो संजीवनी दे दी जिसे कांग्रेस ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। मैं नहीं जानता दिल्ली पुलिस को कौन चला रहा है, कौन गाइड कर रहा है, या दिल्ली पुलिस को कोई गाइड कर भी रहा है या नहीं। मैं ये भी नहीं जानता कि दिल्ली पुलिस पर किसका राजनीतिक नियंत्रण है या नहीं, लेकिन एक बात जरूर जानता हूं, दिल्ली पुलिस ने वो कर दिया जो कांग्रेस अपने सबसे अच्छे राजनीतिक सलाहकारों के साथ बैठकर भी शायद नहीं कर पाती। एक मामूली सी एफआईआर के लिए राहुल गांधी धरने पर बैठे, 8 घंटे धरने पर। 8 घंटे तक कैमरे राहुल गांधी पर टिके रहे। देश की सारी मीडिया, सारी हेडलाइन, सारी लाइमलाइट राहुल गांधी के आसपास घूमती रही और 8 घंटे बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। अब शतरंज की भाषा में देखिए, कांग्रेस का राजा खुद बिसात के बीच में आ गया था। सामने कोई बड़ा राजनीतिक चाल नहीं थी, कोई बड़ी राष्ट्रीय मुद्दा नहीं था, लेकिन 8 घंटे के धरने ने उस छोटे से खाने को पूरी बिसात का सबसे बड़ा खाना बना दिया। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने सीधे गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और बात को देश के समूचे थानों तक ले गए। उनका सवाल था कि अगर एलओपी यानी भारत के विपक्ष का नेता को एफआईआर दर्ज कराने के लिए 8 घंटे लगते हैं तो आम आदमी का क्या होता। और यही से एक छोटी सी एफआईआर एक बड़े राजनीतिक सवाल में बदल गई। अब सवाल यह है कि क्या इसे भाजपा की राजनीतिक समझदारी कहा जाए या मैं इसे भाजपा की राजनीतिक समझदारी कहूं। क्या देश यह सोचने को मजबूर नहीं होगा कि एक एलओपी यानी देश के विपक्ष का नेता एक मामूली से केस की एफआईआर दर्ज कराने के लिए धरने पर बैठता है थाने में और सारी लाइमलाइट ले जाता है मीडिया की। शतरंज में कभी कभी विरोधी को मारने की जरूरत नहीं होती, बस उसे गलत खाने में खड़ा कर देना काफी होता है। और यहां सवाल यही है कि आखिर किसने किसे किस खाने में खड़ा कर दिया। क्योंकि दूसरी तरफ देखिए, सीजेपी, जिनका ना कोई रजिस्टर्ड संगठन है ना कोई राजनीतिक पार्टी, कुछ लड़के हैं, बड़े बड़े पदों पर काम करते हैं, विदेशों से आए हैं, राजनीति में आने की महत्वाकांक्षा रखते हैं और उन्होंने शुरुआत की छात्रों से, छात्रों को मोहरा बनाया। बड़े छात्र बात को समझ गए तो अब छोटे छात्रों पर दांव खेला जा रहा है, यानी शतरंज की बिसात पर अब प्यादे आगे बढ़ाए जा रहे हैं और शुरुआत प्राइमरी और मिडिल स्कूलों से है। राजस्थान में स्कूलों में जांच करने की कोशिश की गई, जबकि सवाल उठता है कि उनके पास इसके लिए लीगल अधिकार क्या है, उनके पास अथॉरिटी क्या है। राजस्थान में नियम है कि बिना किसी परमिशन या बिना हेडमास्टर की अनुमति के कोई भी व्यक्ति सरकारी स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन जयपुर के पास किसी गांव में सीजेपी वाले पहुंच गए स्कूल की ऑडिट करने। वहां ग्रामीणों ने उन्हें खदेड़ दिया, खबरें हाथापाई की आई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की खबरें हैं, हिंसा की खबरें आई। लेकिन शतरंज की बिसात का एक और मोहरा अचानक सुर्खियों में आ गया। दिन भर मीडिया में खबर चली, लाइमलाइट मिली। अब फिर वही सवाल, क्या यह भाजपा की राजनीतिक समझदारी है? क्या यह भाजपा की राजनीतिक समझदारी है कि एक देश के एलओपी और 70 साल पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को उसका मुख्य सर्वे सर्वा, जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जाता है, एक अनरजिस्टर्ड बेनाम से संगठन सीजेपी के लड़कों के बराबर खड़ा कर दिया जाए? क्योंकि तस्वीर देखिए, एक तरफ अभिजीत दीपके, दूसरी तरफ राहुल गांधी, और एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ सीजेपी। और भाजपा तो कहीं पिक्चर में है ही नहीं। लड़ाई तो इस जैसे इन दोनों के बीच में हो रही है। शतरंज की बिसात पर सबसे खतरनाक स्थिति वो होती है जब राजा और प्यादा एक ही खाने के आसपास दिखाई देने लगे, क्योंकि तब सवाल ये नहीं रहता कि कौन किसे मात दे रहा है, सवाल ये बन जाता है कि असली खिलाड़ी कौन है। और यहीं से मेरा सवाल शुरू होता है। तो अब मैं इसे राहुल गांधी की जीत कहूं या कांग्रेस पार्टी की अधोगति? क्योंकि सरकार के खिलाफ खड़े होने के लिए देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, महंगाई है, रोजगार है, किसानों से जुड़े सवाल हैं, शिक्षा है, संस्थाओं की कार्य प्रणाली है, युवाओं के सवाल हैं, और भी कितने राष्ट्रीय मुद्दे हैं। लेकिन देश का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस छोटे छोटे मुद्दों पर अपनी जीत हासिल कर रहा है और उस जीत का सेहरा अपने सर बांध रहा है। और इस बीच बाकी विपक्ष सब शांत बैठे हैं। यही चुप्पी मुझे खाए जा रही है। कांग्रेस को छोड़कर कोई भी विपक्ष बोल क्यों नहीं रहा? कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई बड़ी हेडलाइन, ना कोई बड़ी राजनीतिक लड़ाई। कुछ दिन अखिलेश यादव जरूर खबरों में आए थे, लेकिन कांग्रेस उनके सारे मुद्दे खा गई। राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने उठाया, अब उसकी कहीं चर्चा नहीं है। यानी विपक्ष की बिसात पर एक एक करके मोहरे गायब होते जा रहे हैं और कांग्रेस अकेली चाल चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अकेले चाल चलना और पूरी बिसात पर कब्जा करना दोनों एक ही बात है? बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं मानता हूं कि राजनीतिक रूप से कांग्रेस अभी छात्रों पर सवार है। राजस्थान में आंदोलन, रांची में आंदोलन, बिहार में आंदोलन,
कर्नाटक में आंदोलन, दिल्ली में आंदोलन, कई जगह छात्रों के छोटे बड़े आंदोलन हो रहे हैं। सही है या गलत, मैं इस विषय पर अभी नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, आंदोलन हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। लेकिन अब असली सवाल ये है, क्या ये मुद्दे वास्तव में सरकार के खिलाफ है? क्योंकि शतरंज में सिर्फ ये देखना काफी नहीं होता कि कौन सा मोहरा आगे बढ़ रहा है, यह भी देखना पड़ता है कि वह किसके खिलाफ आगे बढ़ रहा है और उसका अगला खाना कौन सा है। रांची को देखिए, वहां सवाल कांग्रेस के खिलाफ उठे, कर्नाटक में कांग्रेस के खिलाफ सवाल उठे, पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ सवाल उठे, दिल्ली में सरकार के खिलाफ आंदोलन हुआ, सरकार ने उसे हैंडल किया, 23 दिन के अंदर मुद्दे को शॉर्ट आउट किया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हो गया। अब यहीं से सवाल पैदा होता है, अगर केंद्र का मंत्री इस्तीफा दे सकता है तो रांची में मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे सकता? कर्नाटक में मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देता? पंजाब में कोई मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देता? यह सवाल जनता के मन में उठते हैं और जब राजस्थान की बात आती है तो जनता ने जवाब दे ही दिया। राजस्थान में किसी तीसरे पक्ष के लिए राजनीति करने की जगह बहुत कम है। लोग समझते हैं, लोग ये भी समझते हैं कि बच्चों के नाम पर राजनीति नहीं होने देंगे। यानी राजस्थान की बिसात पर कोई नया खिलाड़ी सिर्फ प्यादे आगे करके अपनी पूरी फौज खड़ी नहीं कर सकता। अब फिर लौटते हैं राहुल गांधी पर, क्योंकि राहुल गांधी की बात आते ही तस्वीर बदल जाती है। बहुत से लोग मानते हैं कि राहुल गांधी का कद बड़ा हो गया है, वो सरकार को हरा सकते हैं, वो भाजपा को परेशान कर रहे हैं, वो मोदी सरकार को लगातार घेर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा हो रहा है। ये राहुल गांधी के कद की बात नहीं है, ये कांग्रेस के कद की बात है। और राजनीतिक रूप से कांग्रेस का कद वाकई बहुत छोटा हो गया है। क्यों? क्योंकि अगर कांग्रेस के पास छोटे छोटे एफआईआर दर्ज कराने जैसे मुद्दों के अलावा कोई ऐसा राष्ट्रीय मुद्दा नहीं जिस पर पूरी पार्टी का एक स्टैंड हो और पूरा देश उसके साथ खड़ा हो, तो बात राहुल गांधी के कद की नहीं है, सवाल राजनीतिक क्षमता की है कांग्रेस की। ऐसा नहीं है कि देश में मुद्दे नहीं है, मुद्दे बहुत हैं, लेकिन कांग्रेस को उन मुद्दों की समझ खत्म हो गई है, या कम से कम उसकी राजनीतिक लड़ाई उन मुद्दों के आसपास दिखाई नहीं दे रही है। और यह सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि विपक्ष का काम सिर्फ सरकार को हर मुद्दे पर घेरना नहीं होता। विपक्ष का काम यह भी होता है कि वह जनता को एक वैकल्पिक रास्ता दिखाए। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? मानसून सत्र को बाधित किया, संसद चली नहीं। अब सवाल है कांग्रेस ने हासिल क्या किया? क्या कांग्रेस ये नैरेटिव बना पाई कि सरकार से संसद नहीं चलने दी? क्या कांग्रेस भाजपा और सरकार को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचा पाई? नहीं। जनता में नैरेटिव क्या गया? जनता में यह धारणा बनी कि राहुल गांधी ने अराजकता की और उसकी वजह से संसद नहीं चली, और संसद न चलने के लिए जनता कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार मानती है, सरकार को नहीं। अब शतरंज की बिसात पर सोचिए, अगर आपकी चाल के बाद आपका विरोधी कमजोर होने के बजाय जनता की नजर में मजबूत दिखाई देने लगे, तो सवाल उठता है कि गलती चाल में थी या खिलाड़ी में। और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी राजनीतिक पहेली है। वंदे मातरम के मुद्दे पर भी यही बिसात बिछी थी। वंदे मातरम न गाने का रिजोल्यूशन पास करके कांग्रेस बैकफुट पर आई। उस मुद्दे से कांग्रेस को एक फायदा होता जरूर दिखाई दिया था, माइनॉरिटी वोटों का, लेकिन वही माइनॉरिटी वोट बाकी विपक्ष का भी राजनीतिक आधार है। इसलिए बाकी विपक्ष सुसुप्त है, चुप है। हो सकता है अंदरूनी तौर पर पर्दे के पीछे राजनीतिक बिसात पर विपक्ष में आपस में खींचतान भी चल रही है, लेकिन माइनॉरिटी वोट का फायदा कांग्रेस को कितना मिलेगा ये मैं नहीं जानता। लेकिन भाजपा को उस मुद्दे से फायदा जरूर हो रहा है, क्योंकि उस मुद्दे से हिंदुत्वीकरण हो रहा है। और कांग्रेस जिस मुद्दे को अपने लिए राजनीतिक फायदा समझ रही थी, वही मुद्दा वोटर को भाजपा के पक्ष में लामबंद करने का काम कर रहा था। यानी शतरंज की बिसात पर कांग्रेस को लगा कि उसके सामने वाले के राजा पर हमला कर दिया है, लेकिन असल में उसका हाथी अपनी तरफ से मोहरे खेल रहा था। और तभी आया एफआईआर वाला पूरा घटनाक्रम। एक दिन 8 घंटे, एक धरना, एक एफआईआर और राष्ट्रीय मीडिया की पूरी कवरेज। इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस के वंदे मातरम वाले मुद्दे को दबा दिया। अब सोचिए, वंदे मातरम के मुद्दे से कांग्रेस को कितना फायदा हो रहा था यह तो मालूम नहीं, लेकिन एफआईआर के मुद्दे ने उस पूरी बहस को ही पीछे धकेल दिया। और राहुल गांधी को एक ऐसा मंच मिल गया जहां वे सीधे अमित शाह पर हमला कर सकते थे, देश के थानों का सवाल उठा सकते थे और खुद को विपक्ष की एक सक्रिय चेहरे के रूप में पेश कर सकते थे। तो क्या इसे राहुल गांधी की जीत कहा जाए या कांग्रेस की कमजोरी? यही असली सवाल है, क्योंकि अगर देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल अपने राजनीतिक प्रभाव को एक एफआईआर की जीत में मापने लगे, तो फिर राष्ट्रीय राजनीति का पैमाना कितना छोटा हो गया है यह भी सोचना पड़ेगा। और दूसरी तरफ बाकी विपक्ष की चुप्पी भी अपने आप में एक कहानी है। अखिलेश यादव पीछे, दूसरे विपक्षी दल पीछे, कोई बड़ा राष्ट्रीय लड़ाई नहीं, कोई साझा विपक्षी नैरेटिव नहीं।
यानी विपक्ष की बिसात पर राजा अकेला खड़ा है और बाकी मोहरे अपनी अपनी जगह पर जमे हुए हैं। और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी उपलब्धि भी है और सबसे बड़ी विफलता भी। कांग्रेस ने छात्रों को लेकर राजनीति की, आंदोलन हुए, कई जगह सरकारों पर सवाल उठे, लेकिन अगर उन्हीं आंदोलनों में अगर अलग अलग राज्यों में कांग्रेस खुद सवालों के घेरे में है तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर उसे सरकार के खिलाफ एक सार्वभौमिक नैरेटिव में बदलना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि राहुल गांधी को लेकर एक भ्रम पैदा हो रहा है। लोग कहते हैं राहुल गांधी का कद बढ़ गया। मैं कहता हूं राहुल गांधी का कद नहीं, कांग्रेस का कद छोटा होने की वजह से राहुल गांधी बड़े दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि राहुल गांधी अगर सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प बन गए होते तो 14 साल तक कांग्रेस का राजनीतिक विस्तार दिखाई देता, विपक्ष एकजुट होता, राष्ट्रीय मुद्दों पर कांग्रेस के पीछे देश खड़ा होता, कांग्रेस की अपनी राजनीतिक भाषा होती, उसके पास अपना राष्ट्रीय नैरेटिव होता। लेकिन आज स्थिति यह है कि कांग्रेस को हर दिन एक नया मुद्दा चाहिए। एक दिन एफआईआर, दूसरे दिन सत्र, तीसरे दिन संसद, चौथे दिन दूसरा कोई विवाद। लेकिन सवाल वही है, क्या इसमें कोई देश का मुद्दा है जिस पर पूरा देश कांग्रेस के साथ खड़ा हो? नहीं। और यही भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक बढ़त है। कांग्रेस के पास सरकार के खिलाफ नाराजगी को वोट में बदलने की क्षमता अभी तक नहीं बन पाई। देश में मोदी का विरोध है, बहुत से लोग मोदी सरकार से नाराज हैं, लेकिन फिर भी लोग मोदी के वोट देते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 14 साल में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का विकल्प नहीं बन पाई और राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का विकल्प नहीं बन पाए। यह सिर्फ भाजपा नहीं कह रही है, राजनीतिक घटनाक्रम खुद इस बात को साबित कर रहा है। क्योंकि चुनाव सिर्फ सरकार के खिलाफ नाराजगी से नहीं जीते जाते, चुनाव विकल्प की विश्वसनीयता से जीते जाते हैं। शतरंज में राजा को घेरना आसान है, लेकिन राजा को मात देने के लिए सिर्फ हमला काफी नहीं होता। आपको पूरी बिसात पर नियंत्रण चाहिए, आपको अपने घोड़े चाहिए, अपने ऊंट चाहिए, अपने हाथी चाहिए, अपने प्यादे चाहिए, और सबसे जरूरी एक ऐसी रणनीति चाहिए जिसमें हर चाल का अगला मतलब साफ दिखाई दे। कांग्रेस की समस्या यही है, वो चाल तो चल रही है, लेकिन अगली चाल क्या होगी ये खुद कांग्रेस को पता नहीं दिखाई देता। वंदे मातरम की चाल चली बैकफुट पर, एफआईआर की चाल चली मीडिया में लाइमलाइट, छात्रों की चाल चली कोई राज्य में उल्टे सवाल, संसद में चाल चली जनता में संसद ठप होने का सवाल, और विपक्ष को साथ लेकर चलने की चाल वह तो दिखाई ही नहीं देती। इसलिए आज असली सवाल यह नहीं है कि राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस से एफआईआर दर्ज करवा ली। असली सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी देश के करोड़ों मतदाताओं को यह भरोसा दिला पाए कि उनके पास मोदी के बाद भारत चलाने की एक विश्वसनीय योजना है? क्या कांग्रेस यह भरोसा दिला पाई कि वह भाजपा का विकल्प है? क्या कांग्रेस देश को ऐसा राष्ट्रीय मुद्दा दे पाई जो राजस्थान से लेकर बिहार, कर्नाटक, पंजाब, दिल्ली से लेकर यूपी तक की राजनीति में लहर पैदा कर दे? अगर नहीं तो फिर 8 घंटे का धरना कितना भी बड़ा मीडिया इवेंट क्यों ना बन जाए और राष्ट्रीय विकल्प नहीं बन जाता। और यही से मेरी नजर में इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष निकलता है। राहुल गांधी ने शायद एक छोटी सी राजनीतिक लड़ाई जीत ली हो, कांग्रेस ने शायद एक दिन की मीडिया लड़ाई जीत ली हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या उन्होंने शतरंज की पूरी बाजी जीत ली? नहीं, क्योंकि बाजी अभी बाकी है। और कांग्रेस को सच में मोदी का विकल्प बनना है तो उसे एफआईआर से आगे जाना होगा, धरने से आगे जाना होगा, छोटे छोटे मुद्दों से आगे जाना होगा, उसे देश के बड़े सवाल पकड़ने होंगे। उसे जनता को सिर्फ ये नहीं बताना होगा कि मोदी गलत है, उसे बताना होगा कि अगर मोदी गलत है तो कांग्रेस सही क्या करेगी। यही अंतर विरोध और विकल्प के बीच होता है। और जब तक कांग्रेस इस अंतर को नहीं समझती तब तक राहुल गांधी चाहे जितनी बार बिसात पर आगे आए, मोदी को सह दे सके, सरकार को घेर दे, मीडिया में सुर्खियां बना ले, लेकिन मात देने के लिए सिर्फ सह काफी नहीं है, मात के लिए पूरी बाजी जीतनी पड़ती है। और आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राहुल गांधी मोदी को सह दे रहे हैं? क्या खुद अपनी ही चालों पर उलझकर अपनी बिसात छोटी करती जा रही है? देश में मोदी का विरोध है, लेकिन मोदी का विरोध होना और मोदी का विकल्प बन जाना दो अलग बातें हैं। और 14 साल की राजनीति में अभी तक एक बात साबित की है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का विकल्प नहीं बन पाई और राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का विकल्प नहीं बन पाए। इसलिए अगली बार जब राहुल गांधी को किसी धरने पर देखें, किसी एफआईआर के लिए लड़ते देखें, किसी आंदोलन के बीच देखें, तो सिर्फ ये मत देखिएगा कि उन्होंने सरकार को कितनी सह दी। एक बार पूरी शतरंज की बिसात देखिए कि उनके पीछे कौन से मोहरे हैं, विपक्ष कहां खड़ा है, जनता किस तरह देख रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी के पास सिर्फ मोदी को हराने की राजनीति है या मोदी के बाद देश चलाने की राजनीति भी है?
क्योंकि शतरंज में राजा को गिराना ही पूरी जीत नहीं होती। पूरी जीत तब होती है जब आपकी अपनी बिसात भी इतनी मजबूत हो कि राजा गिरने के बाद खेल आपके हाथ में हो। और कांग्रेस के सामने असली चुनौती यही है, मोदी को हराना नहीं, मोदी का विकल्प बनना। और अगर कांग्रेस ये नहीं कर पाई तो इतिहास शायद 8 घंटों को राहुल गांधी की जीत के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी पार्टी की कहानी के रूप में याद करेगा जो कभी सत्ता की सबसे बड़ी खिलाड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी ही बिसात पर छोटे छोटे मोहरों की लड़ाई में उलझती चली गई। आज की विश्लेषण में इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कमेंट में जरूर बताइएगा मेरा विश्लेषण सही है या गलत।